अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं सवाल से आगे और आज के प्रोग्राम हम इस ब्रेकिंग न्यूज़ से इसका आगाज़ करते हैं और जो कि अब से कुछ देर पहले सरफेस की है और इंतहाई तशवीशनाक भी है। साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब के लाहौर में रिहाइश गाह में और उनके गराज में उनके घर के दस्ती बम हमला किया गया अब से कुछ देर पहले। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल ये जो सामने आई है और दो के फॉर्चुनेटली साकिब निसार साहब और उनके जो अहले खाना है वो इस इंसिडेंट में महफूज रहे हैं, लेकिन साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो टीम है, अमला है, वो इस वक्त उनके रिहाइश गाह पर मौजूद है और दिस डेफिनेटली रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि आज ही रावलपिंडी में मकामी जज उनके और उनके स्क्वाड पर जो है वो फायरिंग का भी एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ज़रूर इस पर सवाल उठते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। और साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब के घर पे इस तरह से हमला करना, आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले भी लतीफ़ खोसा साहब के भी घर पर हमला किया गया था और बारहा उनकी जानिब से ये बात की जा रही है कि जिस तरह से सिक्योरिटी की सूरत हाल पे हमें ये हालात नज़र आ रहे हैं। सो इसके साथ साथ ही नाज़रीन आपको ये भी याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान बार काउंसिल्स और दीगर जो वकला तंजीमें हैं उनकी जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार और उनसे घर जाने का मुतालबा भी किए जाने के बाद आज का दिन एक अहम सीक्वल के तौर पर साबित हुआ। नवाज लीग हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कमोबेश तमाम सियासी जमातों की जानिब से बार काउंसिल्स के एलामियों की मजम्मत की गई और बर वक्त इंतखाबात के इनेकाद पर जोर दिया गया। ये समझते हैं कि एक तो इंतखाबात का इनेकाद बर वक्त होना चाहिए और हम मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं इलेक्शन कमीशन के इदारे पर भी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी, तमाम सियासी जमातें ये एतमाद का इजहार कर चुकी हैं। मैं नहीं समझता इस स्टेज पे ये मुतालबा करना कि वो रिज़ाइन करे ये कोई मोटिवेटेड लग रहा है। तो हमारा कोई ऐसा मुतालबा नहीं है कि इस स्टेज पे कोई भी कंपोजिशन ऑफ द इलेक्शन कमीशन में फ़र्क आनी चाहिए। ताहम दूसरी जानिब सीनियर कानूनदान एतजाज़ एहसन साहब ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे के मुतालबे के पीछे नून लीग और साबिक वजीर कानून आजम नज़ीर तारर साहब का हाथ है और इसके साथ साथ एतजाज़ एहसन साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली और उनकी जगह पर नए इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का दावा भी कुछ इन अल्फाज में कर दिया। बात नहीं, इनके लीडर जो इनके मेन लीडर हैं वो आजम नज़ीर तारर है और आजम नज़ीर तारर आपको पता ही है मुस्लिम लीग नवाज के, और फिर ये अब मुस्लिम लीग नवाज भागना चाहती है, इलेक्शन कमिश्नर को हटाना नहीं चाहते। हटाएंगे तो लामाला उससे कुछ ताख़ीर हो जाएगी, लेकिन इनका नेक्स्ट स्टेप और मकसद ये है कि तारिक मसूद साहब आए। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से गुज़िश्ता रोज जारी होने वाले एलामिये को आज 24 घंटे से जायद का वक्त गुजरने के बाद अचानक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही के ओहदेदारान ने भी एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जिसमें न सिर्फ गुज़िश्ता रोज जारी होने वाले एलामिये की मजम्मत की गई बल्कि इससे इजहार लाताल्लुकी भी किया गया। आज की प्रेस रिलीज के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इलेक्शन के बर वक्त इनेकाद के लिए पुरअज़म है और इलेक्शन के इल्तिवा के किसी भी इकदाम की मजम्मत करती है। दूसरी जानिब शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसकी मुश्किलात जो है वो आसान होती नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान उमैर नियाजी ने आज ये इल्जाम लगाया कि जब उनके वालिद साहब उमैर नियाजी साहब के कागजात नामजदगी की हासिल करने के लिए मियाँ वाली में मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर के पास गए तो उनसे डीएसपी मियाँ वाली ने कागजात छीन लिए। इसके बाद इस मामले पर उमैर नियाजी की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी दायर की गई। इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई गौर खान साहब ने भी यह दावा किया है कि आज अडियाला जेल में उनको इमरान खान से कागजात नामजदगी पर दस्तखत नहीं लेने दिए गए, जबकि शाह महमूद कुरैशी से भी अडियाला जेल में उनके सेक्रेटरी से कागजात नामजदगी छीन लिए गए। दूसरी जानिब एमक्यूएम की बात की जाए और जेयूआईएफ की बात की जाए तो उनसे इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा कर दिया गया है कि कागजात नामजदगी जमा करवाने की 22 दिसंबर की डेडलाइन में तौसी की जाए क्योंकि इतने मुख्तसर वक्त में उनके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाना मुश्किल है। सो आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हमारा फोकस रहेगा कि पीटीआई को कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा करवाने का भी चैलेंज अब दरपेश हो गया है। सियासी जमातों की तरफ से बार काउंसिल्स के एलामियों से इजहार लाताल्लुकी क्या बता रही है। एजाज एहसन का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली के हवाले से लगाया गया इल्जाम कितना संजीदा है। क्या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तकसीम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से गुज़िश्ता रोज एलामिये बगैर मंजूरी के कैसे जारी हुआ और एमक्यूएम और जेयूआईएफ को कागजात नामजदगी जमा करवाने में किन मुश्किलात का सामना है।
और नाज़रीन इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट उमैर नियाजी साहब। आप तर्जुमान हैं तहरीक इंसाफ के बराए कानूनी उमूर और एडिशनल सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उमैर नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं राना एहसान अफजल साहब भी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। जी उमैर नियाजी साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो आज वाकया पेश आया है आपके कागजात नामजदगी मियां वाली में, जो आपके वालिद साहब उसकी वसूली के लिए जो आरओ के दफ्तर पे पहुंचे और फिर जो नॉमिनेशन पेपर्स जो छीनने का वाकया रिपोर्ट हुआ है, उससे मुतालिक जरा बताइएगा आज हुआ क्या है। आपने अगरचे ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर कर दी है इस पर, लेकिन ये मामला हुआ क्या, आरओ से शिकायत की गई, उनका रिस्पॉन्स क्या था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी सुबह वालिद साहब मेरे बिहाफ पे और अपने लिए NA-90 जो मियां वाली सिटी का हल्का है उसके रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास गए थे नॉमिनेशन पेपर्स वसूल करने के लिए, और उन्होंने 5-5 के सेट वसूल किए थे और जो उनके साथ लोग थे उनमें से एक बंदे के वो हवाले कर दिए थे। और इकट्ठे जब बाहर वापस आ रहे थे गाड़ी के करीब पहुंचे तो कंसर्न जो DSP था उसने वो पेपर उस बंदे से छीन के वहां से निकल गया। और इस तरह फिर ये बाद में मीडिया में भी इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ और फिर हमने इसी का फॉलो अप में एक रेड फाइल कर दी है। अबू जर नियाजी उसमें काउंसिल है, इंशाल्लाह ताला होप कर रहे हैं कि कल वो हाई कोर्ट में टेक। लेकिन आपने लाहौर हाई कोर्ट रुजू क्यों किया नियाजी साहब? आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोरम क्यों नहीं, आपने वो प्लेटफॉर्म क्यों नहीं रुजू किया? जी इसलिए नहीं किया कि बुनियादी तौर पे देखें ये फंडामेंटल राइट्स का सवाल है कि एक एक्सेस है। देखिए पॉलिटिकल राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन एक पॉलिटिकल राइट है, उसको मेरे वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को आज एब्रिज किया गया और उसकी कस्टोडियन है हाई कोर्ट। ठीक है कि एग्जीक्यूटिव फंक्शनरी जिनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ना कि इलेक्शन को मनूवर करना या इलेक्शन को फिक्स करना, वो इलेक्शन फिक्सिंग में इन्वॉल्व है। इसीलिए उस चीज़ की प्रोटेक्शन के लिए एग्जीक्यूटिव के एक्सेसेस के लिए हम उधर जा रहे हैं। नियाजी साहब, और ये जो पेपर्स थे नॉमिनेशन पेपर्स, ये छीनने वाले कौन थे? इल्जाम जो रिपोर्ट भी हुआ वो ये था आपकी जानिब से कि DSP मियां वाली इसमें इन्वॉल्व थे। हाँ जी DSP खुद इन्वॉल्व है। हाँ जी। और आपने जो ये पिटिशन जो दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, इसमें आपने फरीक तो बहरहाल IG पंजाब को भी बनाया है, लेकिन ये पिटिशन आपकी पुलिस के खिलाफ है। जी बिल्कुल पुलिस के खिलाफ है। और आरओ ने जो बेसिकली जो है ना लैक ऑफ इंटरेस्ट शो किया, अपनी हेल्पलेसनेस शो की, जी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो वो भी हाईलाइट किया। बुनियादी तौर पे देखें ना, इलेक्शन जो कराना है रिटर्निंग ऑफिसर ने कराना है। रिटर्निंग ऑफिसर आपने किधर से लिए हैं? एग्जीक्यूटिव से लिए हैं। एग्जीक्यूटिव में पुलिस और इनका आपस का गठजोड़ है, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। और ओवरऑल हो क्या रहा है, ये मेरा नहीं इंसिडेंट। आज शाह महमूद कुरैशी साहब का बंदा जो फॉर्म जमा कराने गया उसके कागज समेत उसको उठा लिया गया। डिफरेंट जगहों पे ये हो रहे हैं और आने वाले दिनों में ये और एग्रीवेट हो जाएंगी। आप अगर अपने कैमरे की आंख घुमाएंगे तो आजकल कचहरियों के बाहर जितनी डिप्लॉयमेंट हुई है वो इन इटसेल्फ शो कर रही है कि ये इलेक्शन में तरीके इंसाफ को एक्सेस ही नहीं देना चाहते। राइट, बट नियाजी साहब मैं इस हवाले से भी मजीद भी आपसे जरूर जानना चाहूंगी, मुझे राना साहब को भी के भी कमेंट्स जरूर लेना चाहूंगी प्रोग्राम में। लेकिन IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से जब मेरी बात हुई आपके इसी इंसिडेंट से मुतालिक, तो उनका जवाब क्या था उससे मुतालिक मैं आपसे सवाल करूंगी। लेकिन राना साहब, आपको पता है कि कल के जो बार काउंसिल्स के एलामिया सामने आए जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से घर जाने की इस्तदा की गई और बल्कि उनको ये मुतालबा सामने आया, उनको बताया गया कि उनकी मौजूदगी में फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हो सकते। और ये तमाम मुतालबे और इस मामले पर जो उंगली है वो नून लीग की तरफ अब उठती हुई दिखाई दे रही है। खोसा साहब हो, एतजाज एहसन साहब हो, वो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि इस तमाम मूव के पीछे आजम नजीर तारड़ साहब है, नून लीग है। और चूंकि नून लीग को इलेक्शंस में डिले भी सूट करता है और फिर डिलिमिटेशन के मामले को भी लेके अब हाफिजाबाद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पर ऑब्जेक्शंस है, तो लिहाजा ये आपकी जमात जो है वो उसके पीछे है। अगरचे नून लीग इस बात की, इस इल्जाम की तरदीद तो कर रही है, लेकिन आजम नजीर तारड़ साहब का, राना साहब, बार्स पर इन्फ्लुएंस भी मौजूद है और वो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सो आप नहीं समझते आपकी जमात के लिए इलेक्शन से कबल एक ये बड़ा इल्जाम आपको फेस करना पड़ रहा है? देखिए PMLN पे तो दीगर इल्जामात लग रहे हैं, ना हम लोग केयर टेकर सेटअप का हिस्सा हैं और ना हम ECP हैं। तो और ये जो बार्स हैं ये इंडिपेंडेंट होती है, इन्फ्लुएंस इनके ऊपर या दोस्ती यारी या एक तल्लक सबका इनके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि आजम नजीर तारड़ साहब को डिक्टेशन दें इन बार्स को तो वो उसके मुताबिक चलें।
हम कैटेगोरिकली डिनाई करते हैं कि हमारी कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और हम समझते हैं 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाने चाहिए। और हमने तो एतमाद शो किया है ईसीपी के ऊपर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और हम समझते हैं कि ये सारी चालें जो हैं वो सिर्फ इसलिए चली जा रही हैं कि इलेक्शंस को डिले किया जाए और इलेक्शन से फरागत हासिल की जाए। देखिए, पीएमएलएन के ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं, डेफिनेटली लोगों को नजर आ रहा है कि मियां साहब की क़यादत में पीएमएलएन जो है वो एक मेजॉरिटी पार्टी आएगी, और इसी वजह से पीएमएलएन को जो है वो इल्जाम की नजर जो है वो हर जमात कर रही है। हम लोग, मैं फिर रिपीट करूंगा, ना हम ईसीपी हैं, ना हम केयर टेकर सेटअप हैं। इलेक्शन कराना, उसको एक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से आगे लेके चलना हमारी भी डिमांड है। जिम्मेदारी इन दो लोगों की है, केयर टेकर और ईसीपी। लेकिन अगरचे लाइक आई सेड कि आजम नजीर तारड़ साहब का इन्फ्लुएंस बार्स पर तो बहरहाल मौजूद है, आप उसको रद्द नहीं कर सकते, लेकिन साथ साथ आप यानी कि बार काउंसिल्स की जो डिमांड है उसको सपोर्ट नहीं करते। नहीं, हम नहीं इस चीज को सपोर्ट करते। हम समझते हैं कि हमने एतमाद शो किया है, बल्कि एक हमारे पार्टी के लीडर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मेरे ख्याल से गालिबन अता तारड़ साहब थे, और उन्होंने पूरा जो है वो कॉन्फिडेंस शो किया ईसीपी के ऊपर और उनकी कैपेसिटी के ऊपर कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएंगे। तो मैं समझता हूँ ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, और इनसे कोई जो है वो हासिल वसूल नहीं हो। सो डिलेइंग टैक्टिक्स में इस वक्त जो लॉयर्स की टॉप बॉडीज हैं बहरहाल वो भी नजर आ रही हैं पेश न्याजी साहब, लाइक आई वाज मेंशनिंग, डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आईजी पंजाब, जिनको आपने फरीक बनाया अपनी पिटिशन में, उनसे थोड़ी देर पहले जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा मेरे तो इल्म में ये बात नहीं है कि ये कोई इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है या कोई ये मामला सरफेस किया है, और उन्होंने कहा कि इनको एप्लीकेशन देनी चाहिए थी। अगर इनके इल्म में बात होती तो 9 मई का वाकया ही ना होता। ये तो इतने लाइल्म है, ठीक है। ये इनके इल्म में बात होती तो कभी उस्मान डार का घर ना टूटता। इनके इल्म में बात होती तो उस्मान डार की माँ का गिरेबान ना चाक होता। ये तो लाइल्म है, ठीक है ना। इन्हें तो कुछ भी नहीं पता चलना, ठीक है। ये सुमन बुकमन वाली सूरत हाल है। बात है, हमने एजिटेट कर लिया है, मामला सबने देखा है, ठीक है। उसके विटनेसेस मौजूद है, इनका खुद उस पर एक्शन लेना बनता है, और वो डीएसपी अभी तक सर्व कर रहे हैं। देखिए, हम ये इंसिडेंट नहीं भूलेंगे। मैं लॉयर हूँ, वो डीएसपी भी इधर ही है, मैं भी इधर, ठीक है। उसने आज हाथ डाला है, उसने बेसिकली ये डाका डाला है, ठीक है। अवाम के मैंडेट पे डाका डालने की कोशिश की। उसने भी इसी सर्विस में रहना, मैं एंड तक उसे पूरा परसू करूंगा। आप एंड तक इसको परसू करेंगे, लेकिन न्याजी साहब आपके साथ इस वाकये के अलावा एक तरफ पार्टी चेयरमैन गौहर खान साहब ने भी आज ये दावा किया है कि उनको अडियाला जेल में इमरान खान साहब से कागजात नामजदगी दस्तखत नहीं करवाने दिए गए, और शाह महमूद कुरैशी साहब के सेक्रेटरी ने भी साइमल्टेनियसली यही बात सामने आई कि उनसे जेल में कागजात छीन लिए गए। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैंडिडेट्स खड़े करने से ज्यादा इस वक्त जो बड़ा चैलेंज है वो कागजात नामजदगी वसूल करवाना भी जो है वो बन गया है? जी, बहुत बड़ा जाहिर बात है, चैलेंज बन गया। ये तरह की रुकावटें डाल रहे हैं, मगर देखें आज इमरान खान साहब ने चीज ओपन कर दी। उन्होंने कहा तमाम वर्कर्स कागज जमा कराए। देखिए, ये मुकाबला किसका हो रहा है? ये कैंडिडेट्स का मुकाबला नहीं हो रहा, ये मुकाबला इमरान खान वर्सेस दी एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है। और हम इस मुकाबले के लिए तैयार हैं, ठीक है। जो कर लें, मैं नहीं खड़ा हूँगा, दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, कोई वर्कर खड़ा हो जाएगा। देखिए, इलेक्शन से हमने इन्हें भागने नहीं देना। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होएगा और हमने लड़ना है, और हम आम से बंदों से इनके बड़े बड़े बुर्ज उल्टाएं। लेकिन न्याजी साहब, आप कह रहे हैं मुकाबला इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट से है। आपको याद होगा कुछ अरसे कबल इसी बात पर तरदीद की जा रही थी जब ये खबर चली कि गौहर खान साहब ने शायद कह दिया, फिर रऊफ हसन साहब को भी क्लैरिफाई करना पड़ा कि मुकाबला हमारा किसी इदारे से नहीं है। सो अभी आप कह रहे हैं कि मुकाबला बहरहाल इमरान खान साहब का एस्टैब्लिशमेंट से है। बात है, लंदन एग्रीमेंट सबके सामने है। लंदन एग्रीमेंट के जो सिग्नेटरीज हैं वो खुल के सामने आ गए हैं, ठीक है। इमरान खान को इधर से बाहर रखने के लिए और नवाज शरीफ को इंस्टॉल करने के लिए सारा प्लान है, और वो अवाम के सामने वाज़ेह है, ठीक है। वो प्लान जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इन्होंने जी न्याजी साहब 9 मई करा दिया, और अब ये वाली हरकतें कर रहे हैं इलेक्शन से भागने के लिए। हम इन्हें भागने नहीं देंगे इलेक्शन।
इनको भागने नहीं दिया जाएगा। राणा साहब, आप सुन रहे थे न्याजी साहब की बात, उन्होंने कहा लंदन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एतजाज एहसन साहब ने भी आज यही बात की और इसी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हुए उन्होंने यही कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी दबाव डालकर उनकी जगह जस्टिस तारिक मसूद साहब को लाने का प्लान है। क्या इतनी एडवांस प्लानिंग इस वक्त चल रही है आपकी जमात में, राणा साहब? देखें, इनका तो ये भी इल्ज़ाम है कि 9 मई के वाक़या भी जो है वो लंदन प्लान है और इसमें PMLN शामिल है, जबकि इनके अपने कारकुन और नुमाया जो चेहरे थे वो गाड़ियों पे चढ़ के फौजी पतलूनों को लहरा रहे थे। और एक नहीं 20 ऐसे शवाहिद हैं जिसमें PTI के सीनियर कारकुन जो हैं इनकरेज कर रहे थे 9 मई के वाक़ये को, और जो नफरत उससे पहले जो चीज़ें की सब उंगलियां और इशारे PTI की तरफ जाते हैं। लेकिन आज भी ये क्लेम करते हैं कि ये कोई रियासत की कंस्पिरेसी थी इनके खिलाफ। तो मेरे ख्याल से जब आप नदामत ना शो करें और तब भी लोगों के अंदर नफरत के बीज फर्दर आप वो करें कि ये तो जी हमारे साथ कोई कंस्पिरेसी हुई, ये तो जी पुलिस नहीं थी तो इसलिए हो गया, और आप जिम्मेदारी उठाई ना। और आपके जो लीडर थे खान साहब, उन्होंने कोर्ट की प्रेमिसेस में कहा कि अगर ये मुझे दोबारा गिरफ्तार करेंगे तो यही रिएक्शन दोबारा होगा। तो मेरे ख्याल से फिर इनकी सियासत का जो डायरेक्शन है वो एम्पली क्लियर है कि ये रियासत से टक्कर ले रहे हैं। आज भी ये नफरत के बीज बो रहे हैं, आज भी ये पोलराइजेशन की सियासत कर रहे हैं। तो फिर मेरे ख्याल से जो रिएक्शन आ रहा है वो उसके जो भी ये आजकल कानून के हत्थे अगर चढ़े हुए हैं तो उसके ये खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी जो है वो टक्कर ली है रियासत के साथ, जो अगर जिसकी इजाजत दे दी जाए या खुला इनको ओपन ग्राउंड दिया जाए तो इस मुल्क में एनार्की फैलती है। जहां तक ये इंसिडेंट की बात है, देखें बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर किसी को नॉमिनेशन पेपर्स नहीं लिए इजाजत नहीं, उसकी वसूली नहीं करी जा रही, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन ये वन साइडेड स्टोरी है, इसकी तहकीक होनी चाहिए, तो तब इस पे बेहतर तरीके से मैं कमेंट कर सकता हूँ। राइट है, लेकिन जो जहां तक 9 मई के बात है और PTI के लोगों का स्टांस है, मैं समझता हूं आज भी वो खतरनाक है, आज भी वो डिवाइसिव है, आज भी वो पोलराइजेशन को इनकरेज करता है, और अपने ऊपर जिम्मेदारी ना लेना और दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना, यही चीजें जो हैं इनको यहाँ लेके आई हैं। इनके पास जमहूरी रास्ता मौजूद था, जहां ये ऑपोजिशन के अंदर नेशनल असेंबली के अंदर बैठते, KPK पंजाब की हुकूमत करते, वो जमहूरी रास्ता था, इन्होंने नहीं इख्तियार किया, इन्होंने टक्कर का रास्ता इख्तियार किया, अमीर जाफर, मीर सादिक, और आज ये यहाँ खड़े। राइट, न्याजी साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस सर? खान साहब जी रिलाई कर रहे हैं अपने स्टॉलवर्ड्स पे, मतलब इस वक्त ये इलेक्शन नहीं रेफरेंडम की सूरत इख्तियार कर गया है। हमने बेसिकली जो इमरान खान का नैरेटिव है, ठीक है ना, उसका मुकाबला है एक दूसरे काउंटर नैरेटिव से, और उसके लिए इस वक्त कैंडिडेट नहीं मैटर करते, मैटर ये करता है कि इमरान खान की शख्सियत एक शख्स को बैक कर रही है। तो इसमें खान साहब बड़े क्लियर है, वो अपने वर्कर्स को उतारेंगे और हर हल्के में उतारेंगे और एंड तक हम वो कॉन्टेस्ट लड़ेंगे। आखिर तक वो कॉन्टेस्ट लड़ने के लिए जो आप पुरअज़म हैं, और वो लोग भी इसमें शामिल होंगे जो पार्टी छोड़ चुके हैं? नहीं, देखें छोड़ने का ये इस तरह, देखें मैं अब उस पर डीपर नहीं कमेंट करता, क्योंकि देखें जिन हालात में लोगों ने छोड़ा है, अब जिस तरह से शफीक राही ने छोड़ा, ठीक है, आप उसके ऊपर की तो वीडियो देख रहे हैं, मगर आपने उसके टांगों की वीडियो तो नहीं देखी ना, ठीक है। लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल सूरत हाल है, लोगों से क्या क्या गुजरी है, वो हम चीजें समझ सकते हैं, मगर जाहिर बात है अब पोजीशन में उतरना है, देखना है। इस वक्त खान साहब उन्हीं को उतारेंगे जो दिल के जरा मजबूत लोग होंगे। जो दिल के जरा मजबूत लोग हैं। न्याजी साहब, और एक और जरूर बात बता दीजिए, आपको जो तौहीन अदालत का नोटिस था वो मौसूल हो गया है, और उस पर वजाहत आपसे मांगी गई थी अदालत उज़्मा की जानिब से, वो कब तक जमा करवा रहे हैं? वो जी 3 से 4 दिन में एक्सप्लेनेशन पे काम हो रहा है, हामिद खान साहब उस पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इरादा यही है कि बिफोर सैटरडे हम फाइल कर देंगे, सैटरडे फाइल कर देंगे, यानी कि नोटिस आपको मौसूल हो चुका है। लेकिन न्याज़ी साहब, एक और बात ये भी समझा दीजिए कि हर मामले पर बज़ाहिर ये क्यों एक इंप्रेशन मिल रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट में आप इंटर पार्टी इलेक्शन का मामला लेकर चले गए, आप लाहौर हाई कोर्ट में पहले आप DROs, ROs, AROs की अपॉइंटमेंट के मामले को लेकर चले गए, लेकिन और उसके बाद आज आपकी पिटिशन के भी हवाले से वो जो आज जो इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ उस हवाले से भी आप लाहौर हाई कोर्ट, तो हर मामले में प्रोविंशियल
प्रोविंशियल कोर्ट्स को बजाय एक इंप्रेशन और सवाल आयद हो रहा है कि क्यों उनको ड्रैग किया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली मतलब अदालत उज़्मा की जानिब से आपकी भी पिटिशन जो है वो उस पर मामला जो है वो आपने देखा कि किस तरह से कलअदम करार दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट। हाँ जी, अच्छा देखिए ना, अगर है कि फिर डायरेक्ट 184(3) में क्या सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाएं? देखिए, अदालतों ने भी रिड्रेस करनी है ना। जब के ग्रीवियंसेस किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी के अगेंस्ट होगी तो आप रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जाएंगे, आप उसके खिलाफ सीधा उठ के सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चले जाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट चले जाएं तो तब एतराज है। बट नियाजी साहब, देयर इज एन इंप्रेशन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में इल्तवा चाहती है। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी पेशावर हाई कोर्ट में लेकर गए, पेशावर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे दिया, रोक दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी हतमी फैसला जारी करने से हवाले से। गुज़िश्ता रोज नियाजुल्लाह नियाजी साहब कह रहे थे कि कोई एडवर्स ऑर्डर देने से रोका गया है तो आपके हक में फैसला है वो इलेक्शन कमीशन जारी कर सकता है, लेकिन मामलात को प्रोविंशियल हाई कोर्ट्स में लेकर जाने से आपको नहीं लगता कि तवालत का ये शिकार होंगे? और इसी तरह अनफॉर्चुनेटली इलेक्शंस में एक वो डिले का तासुर जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ट्रिगर परहैप्स नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमें इंश्योर करा दे, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव न्यूट्रल रहेगी, ठीक है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होगा, हमारे बंदे अबडक्ट नहीं होंगे, हमारे नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल होंगे, हम अपनी सारी पिटीशन वापस ले लेंगे। हमारी तरफ से तो कभी भी ये नहीं है कि किसी तरह से डिले होगा। हम तो अप्रैल से रो रहे हैं, हमने 2 अपनी गवर्नमेंटें सेक्रीफाइस की हैं इसीलिए, हालांकि टर्म बकाया थी कि इस मुल्क में जमहूरियत हकीकी माने में आ सके, लोगों की ब्लैकमेलिंग खत्म हो। हमारे तो किसी तरह से ये हम समझते हैं कि हमारा मुल्क अफोर्ड ही नहीं कर सकता। जैसा IMF का आपके ऊपर एक चेक मौजूद है, आप इलेक्शन डिले करेंगे, इलेक्शन पे प्रॉपर नहीं कराएंगे तो आपका सारा IMF का प्रोग्राम हैम्पर हो जाएगा, और अगर वो हैम्पर होता है तो आपकी इकोनॉमी फर्दर डीरेल हो जाएगी। तो हमारी वो तो किसी तरह से इंटेंशन ही नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट इस सारी चीज को इंश्योर करा दी, जैसा डेट दिया, ये ग्रीवियंसेस अब सारी सुप्रीम कोर्ट के सामने जा रही हैं कि RO उसको बाउंड करें, ठीक है ना, कि कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी की एक साइड नहीं लेंगे, वोट चोरी नहीं होगा, तो बिल्कुल कराएं। सुप्रीम कोर्ट की भी आप जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस 8 फरवरी के फैसले को इन्फोर्स करवाने के हवाले से भी उनकी एक रिजिड लाइन है। उन्होंने कहा हर हाल में ये इलेक्शन जो है 8 फरवरी को ही करवाने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कह दिया गया है कि वो जिस तरह से भी करवाए, लेकिन इलेक्शंस का इनकाद 8 फरवरी को ही होगा। राना साहब, ये बता दीजिए, जो नून लीग है और आपके जमात के कायद, वो आज 14वां गालिबन आपकी पार्टी का इजलास हो रहा था लाहौर में, लेकिन ताहाल अब तक रोड मैप का जिक्र नहीं हो रहा है। पिछले हिसाब अजाले तमाम की बातें होती हैं, लेकिन रोड मैप अभी तक अवाम के पास नहीं है। ये देखिए, रोड मैप तो तकरीबन वाइंड अप हो चुका है। मैनिफेस्टो जो है वो फाइनल स्टेजेस के ऊपर है, अभी उसके डिज़ाइंस और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो फाइनलाइज हो रही हैं, उसको हम लॉन्च करेंगे बाकायदा तौर पे। और जो रोड मैप है वो बहुत एक डिटेल्ड रोड मैप है जिसके अंदर इकोनॉमी, पॉवर्टी एलिविएशन, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशल रिफॉर्म्स, यानी कि एक मुकम्मल एक शोबे के IT, एग्रीकल्चर, हर लिहाज से एक मुकम्मल मंशूर हम लेके आएंगे। और इस मंशूर को बनाने में बड़ी मेहनत की गई है। जितने स्टेक होल्डर्स हैं अपने अपने शोबे के, उनके साथ एक थॉरो जो है वो सिटिंग्स के साथ ये मामलात को हम आगे लेके गए, तो इसको हम प्रॉपर तरीके से लॉन्च करेंगे। अभी ये बड़ा एक हेक्टिक प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हो रही है। और आप यकीन करें, हमारा अभी परसों PMLN का फैसलाबाद डिवीजन का था, तो तकरीबन 125 लोगों ने अप्लाई किया था 30 सीटों के लिए। तो एक बड़ा लंबा और कम्बसम प्रोसेस है जिससे PMLN गुजर रहा है, और ये कल मेरे ख्याल से गालिबन रैप अप हो जाएगा, कल या परसों। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उमैर नियाजी साहब। राना एहसान अफजल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, नून लीग के सीनियर रहनुमा राना एहसान अफजल साहब कहते हैं कि बार काउंसिल्स का जो मुतालबा गुज़िश्ता रोज सामने आया, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया जा रहा था, उससे नून लीग ने अपने आप को डिटैच और बिल्कुल अलहदगी इख्तियार कर ली है। वो बिल्कुल इस कॉल को सपोर्ट नहीं करते जो उनके ऊपर इल्ज़ाम बहरहाल उनके ओपोनेंट्स की भी तरफ से अब आयद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके सीनियर रहनुमा जनाब एडवोकेट उमैर नियाजी साहब ने ये कहा कि इस वक्त DROs, ROs और जो मकामी इंतजामिया है वो गठजोड़ के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो काम कर रही है।
किस तरह से ये चैलेंजेस को फेस करते हुए और ऑब्स्टिकल्स अबूर करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ये आने वाले दिनों में ही अनफोल्ड चीजें होती हुई दिखाई दे रही होंगी। लेकिन 8 फरवरी का जो इलेक्शंस है उसको यकीनी बनाना है, उससे पहले एक वो माहौल भी लेवल प्लेइंग फील्ड का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर गारंटी करना है। लेकिन बार काउंसिल्स की जो कॉल थी और गुज़िश्ता रोज की ये जो डिमांड सामने आई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालिक, इसके पीछे कौन है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। और नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह के आप जानते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के भी वो एलामिया जो सामने आया जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से घर जाने का मुतालबा किया गया क्योंकि उनके ज़ेर निगरानी फ्री फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शंस नहीं हो सकते और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी वो पॉसिबल नहीं नजर आती। लेकिन आज हैरानकुन तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ही दीगर ओहदेदारान की जानिब से एक उस पर रिस्पांस सामने आया, एक और प्रेस रिलीज सामने आई जिसमें ना सिर्फ गुज़िश्ता रोज के उस प्रेस रिलीज से लाताल्लुकी, उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, लाताल्लुकी का इजहार किया गया और उसकी मजम्मत की गई। ये कहा गया कि एग्जीक्यूटिव कमेटी के को एतमाद में लिए बगैर ये प्रेस रिलीज और उसको मुबैना तौर पर एग्जीक्यूटिव कमेटी के हवाले से जारी किया गया। ये कहना, इस हवाले से बात करेंगे कि ये मामलात क्या अब एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अंदर भी एक डिवीजन की तरफ इशारा कर रही है और इस पूरे मूव के पीछे जो गुज़िश्ता रोज से सवाल आयद किया जा रहा है कि कौन है जो कि इस वक्त इलेक्शंस में इल्तवा चाहता है या इस किस्म के फैसले करवाने पर मजबूर कर रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू होगी। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार शहबाज अली खान खोसा साहब, एडिशनल सेक्रेटरी आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। खोसा साहब अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। खोसा साहब बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए। आज जो ये प्रेस रिलीज सामने आई है गुज़िश्ता रोज, एंड यू नो इट नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान, लेकिन इस प्रेस रिलीज में खोसा साहब जो मेंशन किया गया है कि जो एग्जीक्यूटिव कमेटी आपके बार की उसको वो एतमाद में लिए बगैर ये प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। ये इसको क्या समझे, इस प्रेस रिलीज को चार्जशीट समझे या फिर सिरे से ही एग्जीक्यूटिव कमेटी सुप्रीम कोर्ट बार लूप में ही नहीं था और ये प्रेस रिलीज जारी कर दी गई? देखें, ये आई वॉज एज सरप्राइज्ड एज एनीवन व्हेन आई सॉ द इनिशियल प्रेस रिलीज जो कल वाली थी। और अगर आप वो कल वाली प्रेस रिलीज को देखें तो वो बिल्कुल एक सीक्वेंशियल तरीके से रिलीज हुई। एक पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज आती है जिसमें पाकिस्तान बार जो है वो 2 हलकों की तरफ इशारा करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंडेम करती है और इलेक्शन की शफाफियत पर नुक्ते उठाती है। और उसमें जो एक खुशाइन बात थी वो ये थी कि वो उन्होंने अपने पहले ओपनिंग पैराग्राफ में कहा कि वो किसी भी तौर पर इलेक्शन में इल्तवा नहीं चाहते। मगर इसी के फौरन बाद एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से प्रेस रिलीज आई जिसको प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार और उसके बाद एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से मंसूब किया गया। और उसमें बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कॉम्पिटेंस पर सवालिया निशान उठाए गए और यहाँ तक भी किया गया कि इनसे डिमांड किया गया कि ये घर जाएं। और जो हैरत की बात ये थी कि उसमें हम एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा हैं। मैंने अपने दीगर दोस्तों से पूछा, आई एम द एडिशनल सेक्रेटरी एंड आई हैड नो क्लू अबाउट दिस। एंड व्हेन आई स्पोक टू माय फ्रेंड्स हु आर आल्सो पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी जिन्होंने आज वो प्रेस रिलीज दोबारा दी है, उनकी तरफ से भी यही आया कि दे हैड नो क्लू। एंड इन फैक्ट जब ये कल एक काशिफ अब्बासी साहब के शो में पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर्स साहब जिनका नाम हसन रजा पाशा साहब उनको भी लिया गया, तो जी हसन रजा पाशा साहब, तो वो उनसे भी लग रहा, नहीं हसन रजा पाशा साहब नहीं, हारून रशीद साहब, उनकी तरफ से लग रहा था कि शायद वो भी ही वाज आल्सो सरप्राइज्ड बाय इट। बट खोसा साहब, आप ये 24 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है अब इस बात को, इतना डिलेड रिस्पांस आपकी तरफ से फिर क्यों आया है? पहले भी जारी किया जा सकता था। नहीं, हमने तो उसी वक्त इसको कंडेम कर दिया था। मैंने तो कल शाम को ही इसको कंडेम कर दिया था। और आज जो है, बिकॉज दिस वाज एब्सोल्युटली अ सरप्राइज फॉर एवरीवन, ये रात के पिछले पहर में लोगों को इसका पता चला और बिकॉज ये कोई मीडियम नहीं था कि एक दूसरे से भी उस वक्त कंसल्ट करके तो ये किया जाता, मुझे तो इत्तफाकन एक मौका मिल गया, मगर बाकी दोस्तों ने ये अप्रोप्रिएट समझा कि वो आज इसको करते।
गालिबन प्रेसिडेंट साहब की तरफ से भी शायद कुछ टिकट चलता हुआ देखा है मैंने। जी जी, प्रेसिडेंट साहब जो कि मुल्क में नहीं है वो उनकी अप्रूवल के बगैर जो है ये जारी किया गया। जी हाँ, और जब प्रेसिडेंट एक मुल्क में नहीं होते या अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं कर सकते तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उनके फ़राइज़ अंजाम करते हैं। उनकी तरफ से नहीं थी ये प्रेसिडेंट की तरफ से ही मंसूब की गई और दिस वाज वेरी सरप्राइजिंग। सो कोसा साहब, आप समझते हैं कि ये अब ये जो एक तकसीम का चूंकि एक तासुर है, कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है ये डिसीजंस को? एग्जीक्यूटिव कमेटी को बकौल आपके, आप उसका मेंबर हैं, उनको लूप में नहीं लिया जा रहा, या फिर देयर इज अनदर फैक्शन साइमल्टेनियसली जो कि इस किस्म के फैसले कर रहा है, और अब एक फैक्शन है दूसरा जो कि इस प्रेस रिलीज को जिस तरह से तरदीद की गई उसमें आप बहरहाल नजर आ रहे हैं? जी, बात यह है कि ये फलाही इदारे हैं वकला की फ़लाह बहबूद के लिए, और हमारा प्राइमरी फंक्शन जो है वो वकला की फ़लाह बहबूद के साथ साथ आइन और कानून की पासदारी करना भी है। मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें भी जिस तरह मुल्क के इदारों में पॉलिटिक्स घुस आई है और उन्होंने इदारों को काफ़ी बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया है, यहाँ पर भी शायद कुछ इसी तरफ हम चल पड़े हुए हैं और हमारी बॉडीज़ से बाहर बैठे हुए लोग इन बॉडीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अब क्योंकि बॉडीज़ में लोग जो हैं वो किसी ना किसी की तरफ से बैक्ड होते हैं, तो वो शायद ये बोलते हुए भी कतराते हैं इवन दो दे डू नॉट एग्री विद व्हाट हैज हैपेंड। बट दीगर बार जो है खोसा साहब, बाकी बार जो है वो अपने इस नुक्ते के साथ खड़ी हैं, उनकी तरफ से कोई रिबटल नहीं आया, वो तो देयर स्टैंडिंग बाय इट, देयर स्टैंडिंग बाय देयर पोजीशन। जिस तरह से मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारी भी कुछ और दोस्तों से बात हुई जिनको इस बात का नहीं पता था, बट वो नहीं चाहते थे कि हम उनकी बीच में इसको मेंशन करें कि शायद ये उनकी नॉलेज के बगैर हुआ, ऑल्दो ये उनकी नॉलेज के बगैर ही हुआ है। और इससे जो नज़र आता है वो सिर्फ हमें तो तशवीश ये है कि हम किसी और का हथियार बनकर इस्तेमाल ना हो। ये वकला के फ़लाह बहबूद के इदारे हैं और आइन और कानून की पासदारी हमें करना लाजमी है, और उसके जहाँ पर हम उससे डिविएशन देखें हमें आवाज़ उठाना लाजमी है, मगर हम इन इदारों को किसी और एक्सटर्नल फोर्सेस के हवाले ना कर दें और उनको मौका ना दें कि वो हमारे कंधे यूज़ करें अपनी जंगें लड़ने के। एक्सटर्नल फोर्सेस से मुराद आपका भी उसी तरफ इशारा है जो आज आपके वालिद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिनका नाम उन्होंने लिया? देखें, ये कुछ भी हो सकता है, ये कहना इट विल बी गेसिंग मेकिंग अ गेस। लतीफ कोसा साहब ने तो बहरहाल आजम नजीर तारड़ साहब का नाम लिया है बाकायदा तौर पे और कहा है कि हाफिजाबाद उनका हल्का है, वो इस चीज को इन्फ्लुएंस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जी, वो बाकायदा एक हल्के को मेंशन करके, दो हल्कों को मेंशन करके पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से ये बात की गई। अब दो चीज़ें पॉसिबल हैं, या तो ये कहीं किसी के बेहेस्ट पे इलेक्शन डिले करने की एक टैक्टिक थी, क्योंकि पैरा 3 ऑफ द प्रेस रिलीज जो है वो ये कहती है कि शफाफियत ज़्यादा ज़रूरी है बजाय इसके कि इलेक्शन वक्त पर हो। तो इससे शायबा ये होता है कि ये चाहते हैं, कोई चाहता है कि इलेक्शन डिले हो, और उसी के अंदर ये हाफिजाबाद की बात भी पाकिस्तान बार काउंसिल वाले रेजोल्यूशन में मेंशन हुई। तो या तो ये हो सकता है कि somebody wants to lay the seeds for delaying the election, and at the same time somebody has decided to score their own points also by adding Hafizabad in this, or this was purely motivated by some other means, but by and large देखें बहुत सारी illegalities हो रही हैं, बहुत सारे इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवालिया निशान हैं, जेन्युइन हैं। पिछले कई महीनों से हम इलेक्शन कमीशन का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कॉन्डक्ट देख रहे हैं कि वो एक तरफ बिल्कुल उन्होंने रेड कार्पेट बिछाया हुआ है और दूसरी तरफ उन्होंने हर किस्म की सख्तियां जो हैं डाली हुई हैं। एक पार्टी को ना जलसे करने की इजाज़त दी जा रही है, ना रैलीज निकालने की इजाज़त दी जा रही है, उनके कैंडिडेट्स को कागजात नामजदगी नहीं इशू हो रहे, अगर इशू हो रहे हैं तो वो उन्हीं के दफ्तरों के बाहर से चोरी हो रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान बार काउंसिल को और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अपना व्यू देना चाहिए था और बड़ी सख्ती से इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। मगर why did they not protest at the time when all of this was happening, and why have they all of a sudden right next to the election date, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
इलेक्शन 8 फरवरी पे इसी तरह होंगे जिस तरह पत्थर पे लकीर होगी, बिल्कुल, और ये फैसला बिल्कुल नहीं चेंज हो सकता। तो इस स्टेज पर ये कहना कि इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करें और उनके ऊपर इतने सारे सवाल जो कि उन पे पहले से ही हैं वो इस स्टेज पर उठाना, इससे कुछ शायबा हमें गलत ही मिलता है। और लगता ये है कि ये कुछ और कोशिश की जा रही है जिसकी हम सख्त मजम्मत करते हैं। राइट और आखिर में शहबाज साहब अगेन ये जो प्रेस रिलीज अब कल की जो जारी हुई है उस पे इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और इस मामले को अब फर्दर आगे कैसे लेकर बढ़ा जाएगा उस पर वो मामलात कुछ सामने नजर आएंगे कि किसकी सरजनिश हुई और किस तरह से ये जारी कर दिया गया, और सदर साहब को भी लूप में लिए बगैर ये जारी कर दिया गया, और ऐसे स्टेप से आगे फ्यूचर में इस तरह की चीजें ना हो रही हो तो उससे उसको रोका जाएगा। जी, वी होप के जो ये हमारे बॉडीज़ हैं ये अपने रूल्स के मुताबिक ही चलें और इनसे तजावुज़ ना, अक्सरियत की बेस पे जो दूसरे व्यूज़ हैं, माइनॉरिटी व्यूज़ हैं, इनको दबाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस प्रेस रिलीज़ की, आज की प्रेस रिलीज़ से कम अज़ कम ये तो क्लियर हो गया कि माइनॉरिटी व्यू भी सामने आएगा, और जहां डाइसेंट होगा अगर वो लिखा नहीं जाएगा तो वो हम लोग मीडिया में आके जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरदार शहबाज अली खान खोसा साहब इस वक्त हमसे बात करते हैं, एडिशनल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपने उनका मौकिफ जाना, कौन से वो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं अगेन जिस तरह से इन्फ्लुएंस किए जा रहे हैं और जिस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है कि वकला बरादरी जो है वो इस वक्त इलेक्शंस का डिले परहैप्स वो चाहती है और इसके लिए इकदाम लिए जा रहे हैं, जो कि बार ने भी अपने आप को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने आप को लाताल्लुक कर लिया इस मामले के हवाले से। और शहबाज खोसा साहब जिस तरह से कहते कि लॉयर्स जो है पूरे मुल्क भर के वो यकीनी तौर पे ये चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद हो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस नहज पर हटाने का मुतालबा करना इस वक्त पूरे इलेक्शन प्रोसेस को रोकने के मुतरादिफ बहरहाल नजर आएगा। लेकिन मामला जो हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड हर गुजरते दिन के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो रिजर्वेशंस का इजहार किया गया है नॉमिनेशन पेपर्स को लेकर, मजीद वक्त दरकार है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कुछ मजीद वक्त के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को क्या उन्होंने रुजू किया है, क्या मौक़िफ़ है, क्यों उनको मजीद वक्त दरकार है, और साथ साथ नून लीग के साथ जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है, इंतखाबी इत्तेहाद का मामला है, क्या वो कहीं गुम सा गया है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान बार काउंसिल्स ये एतराज़ नहीं उठा रही थी डीलिमिटेशन से मुतालिक, और फिर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नॉमिनेशन पेपर से मुतालिक एतराज़ उठा रही है। आज MQM पाकिस्तान ने भी एक रिजर्वेशन का इजहार किया है और वो समझते हैं कि 3 दिन जो हैं वो नाकाफ़ी हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से। ये मामला है क्या, फिर अलाइंसेस की जो एक सिचुएशन नज़र आ रही है उस हवाले से भी हम MQM का मौक़िफ़ ज़रूर जानना चाहेंगे। इंतखाबी इस अमल में किस तरह से एक प्लेइंग फील्ड नज़र आ रही है MQM पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ इस वक्त हमें सीनियर रहनुमा MQM ज्वाइन कर रहे हैं ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। ख्वाजा साहब सबसे पहले तो ये ज़रा बता दीजिएगा नाजरीन को कि अचानक से MQM को ये क्यों याद आ गया कि कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए 3 दिन काफ़ी नहीं है। ये तो सबको पता था कि इतना टाइम फ्रेम ही दिया जाएगा। बहरहाल नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर दफ़ा बढ़ाया जाता है और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट ने भी अचानक से कह दिया कि रात 12 बजे तक आप डेट और वो तमाम शेड्यूल जारी कर दें, और जब वो अचानक से जारी हुआ तो हमें भी पता लग गया कि अचानक से 3 दिन बहुत कम है, तो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का अचानक से इज़हार कर दिया। नहीं, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको कहा था, हुक्म जारी किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो पाबंद था इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी करने के लिए, और उनकी तो डेट भी वही बनती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा वो 5 दिन भी कर सकते थे। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, क्योंकि उन्हें 8 तारीख को इंतखाबात करवाने हैं और अब तो 90 डेज से भी कम टाइम रह गया था, 40-45 दिन। तो कुछ देर पहले भी वो कुछ देर पहले भी अनाउंसमेंट का इजरा कर सकते थे, और उसमें 2-3 दिन का गैप तो वैसे ही था, तो वो 3 दिन की जगह 4 दिन, अब भी कोई हर्ज नहीं है। स्क्रूटनी के अमल को वो आगे ले जाए। उनका जो पोलिंग डे है
12 तारीख मेरा ख्याल है हतमी लिस्ट लगेगी। 12 जनवरी इलेक्शन होने, 8 फरवरी, तो बड़ा टाइम है इलेक्शन कमीशन के बाद, वो 2-3 दिन एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप लेकिन पूरा बेस कर रहे थे इसी बात पे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 2-4 दिन का मार्जिन दिया जाएगा। बेस कर रहे थे मतलब ये जो आप लोग का आज जो एक रिजर्वेशन सामने आई है, आप इस पर डिपेंड कर रहे थे कि इंतखाबी शेड्यूल की अनाउंसमेंट ही थोड़ा डिलेड नजर आएगी? नहीं, असल में हमारे पास सिर्फ हमने कराची से 1000 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए हैं। हमने अभी कोयटा, बदीन, पेशावर, ये सारे पूरे पाकिस्तान से हमारे उम्मीदवारों के फॉर्म जमा हो रहे हैं। तो हमने महसूस किया कि जब एमक्यूएम को ये टाइम बड़ा महदूद लग रहा है तो यकीनन बाकी जमातों के लिए भी एक मुश्किल है। हमने इसमें मशावरत भी की गैर रस्मी, तो फिर हमने एक अपनी तरफ से जरूर अपनी एक पूरे पाकिस्तान की बल्कि सियासी जमातों के लिए आसानी के लिए हमने कहा कि इसमें कुछ दिन का इजाफा कर दिया जाए। राइट, लेकिन ख्वाजा साहब आपको मजीद टाइम चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी साइमल्टेनियसली उनका मुतालबा अगरचे फ़र्क है और एतराज़ आज उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को फिर रजू किया है। और उनको तो नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो वसूल ही करने नहीं दिया जा रहा है, वसूल करते हैं वो छीन लिए जाते हैं। लेकिन आपको जो मजीद वक्त दरकार है उस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रुजू किया गया है आपकी जानिब से, आपकी जमात की जानिब से? जी, ऑफिशियली हमारी जमात की जानिब से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की तरफ से खत भेजा गया है, ऑफिशियली उसे रिसीव करवाया गया है इलेक्शन कमीशन। ख्वाजा साहब अब आ जाएं जरा इस बात पे कि नून लीग के साथ जो सीट एडजस्टमेंट की खबरें गर्दिश की और वो मामला फिर क्या ये समझा जाए कि हवा में तहलील हो गया है? मसला ये कि नवाज शरीफ साहब ने जो सूबे सिंध में अपने जिन साथियों को मैंडेट दिया है उनका होमवर्क अच्छा नहीं है। और वो साथियों से मुतालिक आपका इशारा जो है बशीर मेमन साहब और उन्हीं की तरफ है? नहीं, बशीर मेमन साहब को तो मैं खास तौर पे इतना नहीं कहूंगा क्योंकि उन्होंने तो अभी अभी ज्वाइन की है। निहाल हाशमी साहब फिर और दीगर जितने भी इनके रफका हैं उन्होंने, उनका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कमजोर है। वोटर्स की जो उनके पास रजिस्टर्ड वोटर की जो 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 एग्जैक्ट वोटर्स है जो उनका, वो उनके पास नहीं है। तो वो बहुत सारी चीजें, वो हमने उन्हें कहा है कि हम दोबारा इस पर बैठेंगे फिर बात करेंगे। तो हल्के वाइज एक तैयारी उन्होंने करनी है, लेकिन उसमें शायद कहीं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो हमारी तरफ से तो सारी तैयारी है पूरे सूबे में। तो देखना यह कि कहाँ वो हमारी मदद चाहते हैं और यकीनन हम भी वहां मदद करेंगे ना जहां पर नून लीग का या जेयूआई का या जीडीए का वोटर डोमिनेट कर रहा है। अगर कहीं हमारा वोटर डोमिनेट कर रहा है तो उल्टा हमसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दें। आप, ये तो नहीं हो सकता ना कि कहीं पर अगर न्यू कराची में या सेंट्रल में या कोरंगी में एमक्यूएम डोमिनेट करती चली आ रही है तो वहां से तो हम वो नहीं दे सकते। हम तो खुद चाहेंगे हाँ कहीं और है, टंडो अला यार है, टंडो आदम है, सक्कर है, लाड़काना है, मीरपुर खास है या और कोई और जगह है जहां से समझते हैं जमातें बहुत अच्छी हैं, हम वहां उनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये फार्मूला बनाना है सबने। यानी कि कराची पे किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कराची में भी कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर हम मिलकर लड़ें, जहां पर जरीमैंडरिंग के जरिए पीपल्स पार्टी को कहीं फायदा हो रहा है। मलीर के हल्के हैं, इसी तरीके से किमाड़ी का हल्का है और इसी तरीके से गिडाब के हल्के हैं। वहां पर अगर हमारी ये जमातें मदद करती हैं और इनका वोट बैंक भी है, लेकिन मसला ये कि एनालाइज तो करेंगे इनके वोट बैंक का वेटेज कितना है। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट से एमक्यूएम को ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो यही बात फिर असल जो कंक्लूजन है वो यही ड्रॉ किया जाए। जी, मैंने आपको तो सीट बाय सीट बता दिया है बिल्कुल कहां कहां पे हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी तक लेकिन आपने नून लीग को ये रिजर्वेशंस का इजहार कर दिया है कि अगरचे उनको एक तैयारी ज्यादा चाहिए, उधर से कोई रिस्पांस आया है? और अगली निशिस्त आप लोग की कब होगी, फिर मुतवक्के कब है? देखिए, हमारे यहाँ से जिन लोगों को, जिन साथियों को राब्ता कमेटी के नॉमिनेट किया है वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। अच्छा। और कई मुलाकातें ऑफ द कैमरा हुई और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाज़ाब्ता राब्ता है, जैसे ही कोई ऐसी कंक्लूजन आएगी तो हमारे यहाँ भी लीडरशिप लेवल पर और वहां पे भी लीडरशिप लेवल पर रखी जाएगी। राइट। ख्वाजा साहब, एक और चीज अपनी जमात के हवाले से बता दीजिएगा। ये जो बार काउंसिल्स का मुतालबा है एट दिस पॉइंट इन टाइम के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शुड गो होम, सुप्रीम कोर्ट बार है और मुल्क की जो टॉप लॉयर बॉडीज हैं
वो तमाम यही मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही हैं। आपकी जमात इसको सपोर्ट करती है? देखिए, ये क्योंकि वकला बरादरी की तरफ से है और बहैसियत मैं भी एक वकील हाई कोर्ट बार में ज़रूर मैं रजिस्टर्ड हूँ, कराची बार में हूँ, सिंध बार में हूँ, लेकिन किसी भी बार में यहाँ पर कोई रेजोल्यूशन नहीं आई। अगर तो पाकिस्तान बार या इस्लामाबाद बार के कुछ वकला ने इस पे तहफ़्फ़ुज़ात दिया है तो वो भी शायद कोई करारदाद की सूरत में अगर कहीं पास हुई है, वो मेरी नॉलेज में नहीं है। इनफरादी तौर पर या उहदेदारान की तरफ से कोई अगर महसूस किया गया है तो यकीनन उसकी वजूहात और होंगी, उनकी वहां पर रिजर्वेशंस और होंगी, लेकिन ओवरऑल बार की जो बॉडी सिंध में है वहां से तो ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे एमक्यूएम को कोई इल्म हो सके, ना ही एमक्यूएम से किसी बार ने राब्ता किया है सिलसिले में। लेकिन एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ है इस पर? आज नून लीग ने तो ये कह दिया कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद उनको है और वो सपोर्ट करते हैं। बार्स की अगरचे इस डिमांड को सपोर्ट नहीं करते, एमक्यूएम भी एतमाद का इजहार करती है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, बावजूद इसके कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब से जितने हमारे कमिश्नर साहब से जितने वादे हुए उसमें से बहुत सारे वादे वफा ना हुए, बहुत सारे हमारी शिकायत, वादे तो नहीं कहना चाहिए, बहुत सारी हमारी जो कंप्लेंट्स थी वो एड्रेस नहीं हो पाई, जो कि डिलिमिटेशन एक्ट के कानून के मुताबिक थी, जो कि एक जैरीमेंडरिंग के खिलाफ थी। इसके बावजूद भी हम समझते हैं कि वो एक आईनी ओहदा है, आईनी तरीके से वो बराजमान है, तो हमें उन पर एतमाद करना चाहिए। और अगर कहीं इस पूरे प्रोसेस में जहाँ जहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही है, हम अदालतों से रुजू कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल रिजेक्ट किया। हाई कोर्ट इस्लामाबाद में हम गए, वहां से हमारे हक में एक फैसला आया। तो जहां जहां इलेक्शन कमीशन को हम इक़दाम में कहीं प्रॉब्लम देखेंगे तो आईनी फोरम पे मुतालबा करेंगे, लेकिन बदएतमादी का हमारे पास कोई ऐसा तासुर नहीं है। बदएतमादी का कोई तासुर नहीं है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब बहुत ज्वाइन करने के लिए। सीनियर रहनुमा एमक्यूएम इस वक्त हमसे बात कर रहे थे ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, जिन्होंने कहा नून लीग की सिंध में उनकी जो टीम है उसने होमवर्क और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है एमक्यूएम को, लिहाजा अपने रिजर्वेशंस का इजहार नून लीग को कर दिया गया है और नून लीग के साथ जो है वो नशिस्तें जारी हैं, मशावरत हो रही है। किस तरह से ये सीट बाय सीट जो है वो मामला एमक्यूएम इसको बहुत सीरियसली टेकअप कर रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो ज़रूर ये उम्मीद रखते थे कि जो नॉमिनेशन पेपर्स का जो वक्त है जमा कराने का उसमें थोड़ा सा एक मार्जिन दिया जाता, जिसके साथ साथ ही वो कह रहे हैं कि जी हम शायद उम्मीद कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इंतखाबी शेड्यूल है वो थोड़ा डिले के साथ, और वो डिपेंड बहरहाल एक तासुर तो यही मिला कि वो लाहौर हाई कोर्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पिटीशन गई है उस पर ज्यादा रिलाई करते हुए कि शायद मामला थोड़ा ताखीर का शिकार हो सकते हैं इलेक्शंस, लिहाजा वो अभी इस वक्त तासुर यही मिलता है कि एमक्यूएम रेडी नहीं नजर आती नॉमिनेशन पेपर्स की जहां तक बात आती है जमा करवाने के हवाले से, और इसका भी इस हवाले से खत लिख दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का रिस्पांस उस पर क्या आता है और इनको इनके क्या ग्रीवेंसेस या इनके जो शिकवे हैं या गिले हैं और जो मुतालबा है क्या उसको एड्रेस किया जाएगा। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।